नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सीएस प्रोफेशनल न्यू सिलेबस का दिसंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। मैं हूं सीएस के अग्रवाल। हम लोग इससे पहले इस पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 2A डिस्कस कर चुके हैं। आखिरी का क्वेश्चन जो है 3 और 4 वो हमें डिस्कस करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, मेहनत हम लोग कर रहे हैं, कम से कम शेयर तो कर दें अपने फेसबुक अकाउंट में, व्हाट्सएप में, जितने भी सोशल मीडिया हैं, पहुंचे तो सही लोगों तक, हमें भी मोटिवेशन मिले। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन बाय गिविंग रीजंस इन ब्रीफ इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोविजंस कंटेन इन सीजीएसटी एक्ट वगैरह वगैरह लिखा हुआ। आपको ये बताना है टैक्सेबल सप्लाई है या एग्जाम्ड सप्लाई है। तो यहाँ पर एक टूर ऑपरेटर किसी फॉरेन टूरिस्ट को राजस्थान और आगरा घुमाने के लिए पैसे लेता है और 3.5 लाख रुपया चार्ज करता है। क्या ये एग्जाम सप्लाई है? तो टैक्सेबल सप्लाई है, तो टैक्सेबल सप्लाई है। एग्जाम तब होता जब ये इसको इंडिया के बाहर घुमा रहा होता, इंडिया के बाहर। तो अगर मैं आपको दिखलाऊं हमारी एग्जामिशन की जो बुक है जीएसटी वॉल्यूम 1 जो एमसीक्यू के साथ है, इसमें देखिए सीरियल नंबर 54 है और ये सीरियल नंबर इंटीग्रेटेड टैक्स के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। तो सीजीएसटी के अकॉर्डिंग आप सीरियल नंबर देखेंगे तो अलग होगा, इंटीग्रेटेड टैक्स के अकॉर्डिंग सीरियल नंबर 54 है। टूर ऑपरेटर, सर्विस प्रोवाइडर इज टूर ऑपरेटर, सर्विस रिसीवर इज फॉरेन टूरिस्ट और नेचर ऑफ सर्विस इज टूर कंडक्टेड होली आउटसाइड इंडिया, तभी एग्जामिशन है। तो यहां पर अगर ये वो लिख देते कि आगरा के लिए, राजस्थान के लिए और यूके के लिए, या फिर राजस्थान के लिए या श्रीलंका के लिए, और वो कंपोजिट पैकेज चार्ज कर रहा होता तो भी टैक्सेबल सप्लाई होता। लेकिन यहां पर, और एग्जाम कब होता? जब सारा का सारा टूर इंडिया के बाहर होता, तभी एग्जाम होता। अब सेकंड देखते हैं, मिस पूर्णिमा एक्ट्स एज ए टीम मैनेजर फॉर इंडियन स्पोर्ट्स लीग, और ये इंडियन स्पोर्ट्स लीग रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी है। She was contracted by a multi-brand retail company to act as a manager for a tennis tournament organized by them and was paid an amount of 5 lakh. तो इस क्वेश्चन में मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये टेनिस टूर्नामेंट रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी ऑर्गेनाइज करवा रही है और ये मल्टी ब्रांड रिटेल कंपनी टू एक्ट एज ए मैनेजर। तो ये मुझे सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है या क्या है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी मिस पूर्णिमा को एज ए टीम मैनेजर अपॉइंट कर रही है। या मल्टी ब्रांड रिटेल कंपनी कहाँ से आ रहा गॉड नोज। ये एग्जाम सप्लाई, मैं आपको वो दिखला देता हूँ, फिर वो क्या कहना चाह रहे हैं वो तो रियली स्पीकिंग आई एम फेल टू अंडरस्टैंड। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन मैं सीरियल नंबर 71 में है ये एग्जाम्शन, और ये है क्या वो दिखला देता हूँ आपको। सीरियल नंबर 71, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी बुक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ए रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी बाय एन इंडिविजुअल, जिसमें अभी इस क्वेश्चन में पूर्णिमा एज ए प्लेयर, रेफरी, एम्पायर, कोच और टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेशन इन ए स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज बाय रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो मल्टी ब्रांड कहां से बीच में आ गया। रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी टेनिस टूर्नामेंट करवा रहा है तो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी टीम मैनेजर अपॉइंट करेगा, ये कहां से आ रहा है? मल्टी ब्रांड रिटेल कंपनी टू एक्ट एज ए मैनेजर। तो या तो इन दोनों में से कोई रिलेशन होगा, नहीं होगा, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप बताइएगा क्या है, और मे बी इनका गाइडलाइन आंसर आएगा तो और क्लियरिटी आएगी। लेकिन इसको पढ़ के हमने इसको एग्जाम सप्लाई लिख दिया एज पर सीरियल नंबर 71। अब आइए बी, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई बाय गिविंग रीजन इन ब्रीफ इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट। अब ये इतना अजीब सा क्वेश्चन है, या क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था, बहुत ही आसान और सिमिलर पॉइंट्स हैं। 16 जुलाई को कंप्लीशन हुआ तो 30 दिन के अंदर इनवॉइस रेज होना चाहिए, 30 दिन के अंदर है तो टाइम ऑफ सप्लाई 21 जुलाई होगा। अब 21 जुलाई से पहले पैसा मिला तो उसको एडवांस कहेंगे, ये पहले पैसा नहीं मिला तो जितना पैसा मिला वो पूरा का पूरा 21 जुलाई को ही टैक्सेबल होगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई आपका फर्स्ट केस में ये वाला होगा 21 जुलाई। दूसरा केस 16 अगस्त है कंप्लीशन, 30 दिन के अंदर अगेन इनवॉइस रेज है और पैसा 11 सितंबर से पहले मिल गया है। तो अगर पहले मिल गया तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई 1 सितंबर होगा। तो यहाँ 1 सितंबर हमने सॉल्यूशन में यहाँ लिखा हुआ है 1 सितंबर।
अब देखिए इसमें क्या है कि 1 सितंबर को टाइम ऑफ सप्लाई हो या 11 सितंबर को टाइम ऑफ सप्लाई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको इसका 3B फाइल करना है 20 अक्टूबर को, दोनों ही केस में। यही अगर 1 अगस्त हो जाता तब कहानी चेंज होती, 10 अगस्त हो जाता तब कहानी चेंज होती, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ डेट चेंज हो रहा है, डेट से कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। अब तीसरा देखते हैं, 16 सितंबर, 30 दिन के अंदर इनवॉइस रेज कर दिया गया 11 अक्टूबर को। अब 11 अक्टूबर टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, लेकिन 11 अक्टूबर से पहले पैसा मिला है तो वो एडवांस कहलाएगा, और पार्ट पेमेंट मिला है 1 अक्टूबर को तो ये एडवांस हो गया। तो एक टाइम ऑफ सप्लाई जितना पैसा मिला है, मान लीजिए 10 लाख में से 2 लाख रुपया मिला, तो 2 लाख 1 अक्टूबर को टैक्सेबिलिटी आएगी, और बाकी 8 लाख 11 अक्टूबर को टैक्सेबिलिटी आएगी, क्योंकि ये वाला पैसा 11 अक्टूबर के बाद मिला, तो ये टाइम ऑफ सप्लाई नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 2 होंगे, 1 अक्टूबर एंड 11 अक्टूबर, अगेन सेम मंथ में आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फोर्थ में देखिए 16 अक्टूबर 11 नवंबर, 30 दिन के अंदर इनवॉइस रेज हो गया। अब इससे पहले पैसा मिला है तभी एडवांस होगा, इसके बाद मिला है तो इस 11 अक्टूबर में ही पूरा का पूरा पैसा टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। सी देखते हैं। अब सी में उन्होंने राम अवतार है, नागपुर का है, रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट अप्रोच एनडीएमसी बैंक लिमिटेड फॉर सेलिंग द $4.5 लाख का यूएस डॉलर वो बेचना चाह रहा है एट द रेट ऑफ 75 पर यूएस डॉलर। आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल है 76, रेट ऑफ एक्सचेंज डिक्लेयर्ड बाय सीबीआईसी 96। तो सीबीआईसी को इग्नोर कीजिए, सिर्फ आरबीआई। तो रूल 32(2)(a) में लिखा हुआ है कि डिफरेंस आरबीआई रेफरेंस रेट और जितने रुपए में खरीदा बेचा गया है 75, इन दोनों का डिफरेंस यानी कि ₹1 इंटू 4.5, तो ये टैक्सेबल सप्लाई होगा 4,50,000। मैं अगर आपको दिखलाऊं बुक में वैल्यूएशन रूल है, और ये रहा रूल 32(2), वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू द परचेज और सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। For a currency when exchanged from Indian rupees, the value shall be equal to the difference in the buying rate or the selling rate as the case may be, and the Reserve Bank of India reference rate for that currency at that time multiplied by the total units of currency। तो ये पहला है। अब इन्होंने जब क्वेश्चन में ये लिखा है कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई by explaining in brief the provisions of CGST Act 2017 and rules framed there under, तो रूल्स तो दो हैं, एक क्लॉज ए में है, क्लॉज बी में। क्लॉज बी में अगर फॉल करता है तो ऑप्शनल रूल है, और क्लॉज बी ये कहता है कि आप जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस स्लैब रेट के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। अब ये स्लैब रेट के बेसिस पे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं इस फॉरेन करेंसी को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करता हूं तो वो हमारा आता है 75 इंटू 450, तो ये 3,37,50,000 आ गया। अब इस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग मैं अगर ये 10 लाख से ज्यादा है तो 0.1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ करेंसी एक्सचेंज फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख प्लस 5500। तो हमने क्या किया, इसमें 10 लाख माइनस कर दिया, इसका 0.1% निकाला तो 32750 आया, प्लस 5500 कर दिया तो 38250 आया। तो आप देख लीजिए ए और बी दोनों आपको लिखना था, दोनों आपको लिखना था। सी, discuss and explain in brief the provisions relating to refund of amount of advance tax deposited by a casual taxable person under section 27 subsection 2 of the CGST Act, section 54 subsection 1(3) आपको डिस्कस करना था, और मैं आपको दिखलाता हूं subsection 13। Notwithstanding anything to the contrary, the amount of advance tax deposited by a CTP and RTP shall not be refunded unless such person has, in respect of entire period for which certificate of registration granted to him had remained in force, furnished all the returns required under section 39। इसके बाद the proper officer can authorize arrest of any person under section 69। State all those situations when the proper officer can authorize arrest of any person। तो यहां पर हमने एक इंस्पेक्शन इसमें लिखा है, आपको मैं आपको दिखला रहा हूं, सेक्शन 69 पावर टू अरेस्ट। तो इसमें बहुत सारे सिचुएशन लिखे हुए हैं कि कब कब वो अरेस्ट कर सकता है। तो टैक्स इवेजन एक्सीड्स ₹5 करोड़ तो अरेस्ट कर सकता है, और ये किस कारण से इवेड हुआ है, तो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ विदाउट इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस तभी होगा। तो ये कॉग्निजेबल है विदाउट अरेस्ट, विदाउट वारंट,
और या फिर नॉन बेलेबल है, मजिस्ट्रेट कैन ग्रांट बेल। तो ऑफेंस कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल हो सकता है। कॉग्निजेबल मतलब उसको वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो ऑफिसर खुद ही जाके अरेस्ट कर लेगा। तो एक्सीड 5 करोड़ में खुद ही जाके अरेस्ट कर लेगा, और एक्सीड्स 2 करोड़ है, एक्सीड्स 1 करोड़ और अप टू 2 करोड़ है तो नॉन कॉग्निजेबल अरेस्ट विथ वारंट है, यानी कि मजिस्ट्रेट से उसको वारंट लेके आना पड़ेगा तभी अरेस्ट कर सकता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप मतलब बेसिकली आपको सेक्शन 69 के ये सारे प्लस सेक्शन 69 प्लस सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 ये दोनों सेक्शन आपको कोट करने थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 बाई चांस ये हमारी बुक का एग्जैक्ट क्वेश्चन है, और ये हमारी बुक का इसलिए एग्जैक्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये पहले किसी एग्जाम में आया हुआ है। मैं आपको दिखला देता हूं। तो ये P1 है, ये हमारी कस्टम्स की बुक है। तो ये देखिए आप एग्जैक्ट है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ कमीशन पेबल टू लोकल एजेंट, तो यहाँ भी हमने इसको सेलिंग कमीशन ही माना है और इसीलिए इसको यहाँ ऐड कर दिया। बाइंग कमीशन मानते तो ऐड नहीं करते। बाकी एकदम एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ ये जो चेंज है वो है रुपीस में, इसमें फर्क है 120 और 115। तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? 8000 यूके पाउंड प्लस डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस प्लस सेलिंग कमीशन 2% एफओबी इन आईएनआर, ये हमने तीनों को जोड़ दिया तो ये आ गया 160, और ये एफओबी वैल्यू ऑफ मशीन इन पाउंड आ गया 8660। अब इसमें रूल 10(2) के अकॉर्डिंग निकालूंगा। फ्रेट चार्जेस 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो वो हमने ऐड कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। और ट्रांजिट इंश्योरेंस उन्होंने लिखा है कि इंश्योरेंस चार्ज एक्चुअली पेड बट डिटेल्स नॉट अवेलेबल, तो 1.125% ऑफ एफओबी वैल्यू ऐड कर दिया। सीआईएफ वैल्यू इन पाउंड आ गया, सीआईएफ वैल्यू इन रुपीस में कन्वर्ट कर दिया। जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल किया उस दिन का एक्सचेंज रेट लेते हैं हम लोग, तो एक्सचेंज रेट 120 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 120 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब हमारा इंडियन रुपीज आया है वो आया है 12,58,000 समथिंग। 20% बेसिक कस्टम ड्यूटी लिया। 20% हमने इसलिए लिया क्योंकि ये बिल ऑफ एंट्री बाद में फाइल हुआ है। पहले फाइल हुआ था तो डेट ऑफ एंट्री इनवॉइस लेते, लेकिन बाद में फाइल हुआ तो रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या आएगा? 20%। तो ये हमने 20% ले लिया। 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज इसका जोड़ लिया, तो टोटल ड्यूटी इतनी आ गई। इसके बाद आईजीएसटी लगता है सीआईएफ वैल्यू के बेसिस पे, तो 1258,731 का 12% ले लिया। जीएसटी सेस है नहीं, कंपनसेशन सेस है नहीं, तो टोटल कस्टम ड्यूटी आएगा इन दोनों को जोड़ के, तो वो जोड़ के इतना आ गया। इसके बाद है स्पेसिफाई ऑल दोज कंडीशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई फॉर इम्पोजिंग काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन ऑल सब्सिडाइज आर्टिकल एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 9 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। तो ये बहुत आसान सा है, इसमें कुछ टाइप्स ऑफ ड्यूटीज। अब इसमें सब्सिडाइज आर्टिकल में अगर मैं जाऊंगा तो ये काउंटरवेलिंग ड्यूटीज ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल्स, तो ये क्या कंडीशंस दिए हुए हैं इसमें कि कब कब ये पॉसिबल है, कि कब कब ये लेवाई हो सकता है। तो हमने यहाँ पर कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ भी इसको बताया हुआ है, लिखा हुआ भी है, क्लासेस में समझाया भी है। तो इसके ये सारे बेसिकली आपको सबसेक्शन 1 डिस्कस करना था। तो हमने सीएस प्रोफेशनल का जो न्यू सिलेबस का इनडायरेक्ट टैक्स का पोर्शन जो 70 मार्क्स का आता है वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया। अब प्लीज़ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं, ये हमारी वेबसाइट है taxbykk.com। इसमें सीएस प्रोफेशनल डीटी आईडीटी का क्लासेस है, और पेन ड्राइव क्लासेस गूगल ड्राइव से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और सिर्फ अगर आप डायरेक्ट टैक्स लेते हैं तो 1000 रुपीज़ का, इनडायरेक्ट टैक्स लेते हैं तो 3500 का स्टार्टिंग है। तो इसको जरूर से चेक कीजिएगा। और इसमें बहुत सारे डेमो लेक्चर्स ये सब भी हमने लिखे हुए हैं, और इसके लिंक हैं, जब आप क्लिक करते हैं तो ये लिंक खुल जाएगा डेमो लेक्चर्स के यूट्यूब में, वहाँ पर आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी क्लासेस हैं, ये लाइव क्लासेस हमने आप ही के साथ ली थी, वही है। तो इसको जरूर से चेक कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।